हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पास्ट फॉरवर्ड। मैं हूं आपका साथी रोशन कुमार, जो आपको इस वीडियो में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पढ़ाने जा रहा हूं। हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आए, बंगाल में व्यापार किया और व्यापार करने के बाद उन्होंने बंगाल पर अपनी आर्मी के द्वारा विजय हासिल की है ना। बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल में हम लोग देख रहे हैं जो 60% इम्पोर्ट है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो 60% इम्पोर्ट है एशिया से, वो बंगाल से होता था। क्यों भाई, ऐसा क्यों था? क्योंकि इंडिया का एक गोल्डन स्टेट कहा जाता था बंगाल उस वक्त, मुगल पीरियड में, और काफ़ी रिच होता था बंगाल उस वक्त। इसीलिए बंगाल में ट्रेड करने के लिए अनेकों कंपनियां आती हैं। डच, फ्रेंच, डेनिश, इंग्लिश सब आते हैं। 1700 में क्या होगा, मुर्शीद कुली खान, अब ये कौन है? मुर्शीद कुली खान है, इंडिपेंडेंट बंगाल की स्टैब्लिश करते हैं ना, मुगल स्टेट से अलग। फिर बंगाल आइसोलेटेड फ्रॉम इन्वेजन्स ऑफ मराठा। मराठा लोग ना बार बार इन्वेजन किया करते थे बंगाल पे, है ना। इसकी वजह से ये आइसोलेटेड हो गया था मुगल रूल से एक तरीके से, है ना। ऑल गवर्नर resented special privileges enjoyed by British chief cause of conflict। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था बंगाल में, इसका मेन कारण क्या था? जितने भी गवर्नर थे ना, वो स्पेशल प्रिविलेजेस, कुछ विशेष अधिकार जो थे, उसका वहन किया करते थे। इसके कारण था ये सब। अब बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के कॉजेस। बैटल ऑफ प्लासी नदिया डिस्ट्रिक्ट, भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। नदिया डिस्ट्रिक्ट आजकल वेस्ट बंगाल में पड़ता है, 1757 को। इसके कारण क्या थे? रैम्पेंट मिसयूज ऑफ ब्रिटिश अफेक्टेड नवाब्स फाइनेंस। देखो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दस्तक पास दिए गए थे, है ना, नवाब द्वारा, उसका वो लोग दुरुपयोग कर रहे थे। जिससे क्या हो रहा था, व्यापार में हानि हो रही थी बंगाल को। ब्रिटिश फोर्टिफाइड कलकत्ता विदाउट नवाब्स परमिशन। अब ये क्या है? आपने सुना ही होगा कि ब्रिटिशर्स ने अपने किले बना रखे थे अलग अलग जगहों पे, है ना। तो कलकत्ता में भी उन्होंने बना रखा था। अब उसको ये लोग और मजबूत बनाने के लिए उसकी किलेबंदी कर रहे थे। इससे क्या होगा, तो बाकी जो कंपनियां थी वहाँ पे, और भी ईस्ट इंडिया कंपनियां की तरह और भी कंपनियां थी, उनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी। तो ये इन्होंने सोचा भाई इसको किलेबंदी टाइप कर देते सुरक्षा के लिए, है ना, ताकि कोई भी ना कर सके। अब तुम एक स्टेट के विद इन दूसरी स्टेट बना रहे हो, मतलब जो राजा है उससे बिना पूछे कोई काम करो, और राजा मना कर रहा है। बंगाल को नवाब मना कर रहा था उसको, तो इसका एक कारण बनेगा बैटल ऑफ प्लासी का ये। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सस्पेक्ट दैट सिराज विल रिड्यूस ट्रेड प्रिविलेज। जो सिराजुद्दौला 1756 में नया नवाब बनता है ना, वो कुछ ऐसे गतिविधियां कर रहा था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भाई ये प्रिविलेज ख़त्म कर देगा। एक्चुअली में उनने एक थोड़ा बहुत किया भी था कि भाई सब के लिए बराबर एक जैसा कर देते हैं। फिर सिराज ने अटैक कर दिया एंड सीज कर लिया इंग्लिश फोर्ट इन कलकत्ता। मतलब जो फोर्ट विलियम जो था ना, उसको उन्होंने कब्जा लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने जब उसको कब्जा लिया तो ये लोग अपनी सेना लेके आएंगे बाहर से, दूसरी जगह से, है ना। और फिर एक ब्लैक होल की ट्रेजेडी भी हो जाएगी है। मतलब लगभग 146 लोग, 146 लोग थे, है ना,
उनको एक छोटे से जेल में या कैद खाने में बंद कर दिया था सिराज ने, है ना। और कई जन उसमें से आई थिंक 123 मारे गए थे, सिर्फ 23 बचे थे। उसको एक बेस बनाकर कि हमारे खिलाफ राजा है, नवाब है बंगाल का, अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ दिया, एक तरीके से बदला लेना स्टार्ट कर दिया। कि आगे बढ़ते हैं, अब बैटल की तरफ आते हैं। अब बैटल कैसे होती है हम ये देखते हैं। तो देखिए बैटल में क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, जगत सेठ जो कि एक बंगाल में बड़ा बैंकर था, है ना, एक और था मानिक चंद और अमी चंद, है ना। ये सब क्या किए, गठजोड़ बना लिए, एक साथ आ गए, है ना। और ये जो लोग हैं मीर जाफर, जगत सेठ, ये कायदे से तो होने चाहिए बंगाल के नवाब की आर्मी में, उसका साथ देना चाहिए, पर पहले ही इनको घूस या किसी तरीके की लाभ या लालच देके इन्होंने अपनी साइड मिला लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये विक्ट्री पहले ही डिसाइड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो मीर जाफर ये तो मिलिट्री कमांडर है, यही गद्दार निकल गया। तो युद्ध से पहले ही युद्ध का डिसीजन आ चुका था एक तरीके से। कॉन्स्पिरेसी लेड डिफीट टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नवाब बाय हैंड्स ऑफ हैंडफुल फोर्स ऑफ क्लाइव। छोटी सी सेना थी एकदम, रॉबर्ट क्लाइव की एकदम छोटी सी सेना, पर डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, मॉडर्नाइज आर्मी थी, उनने हरा दिया इसको। नवाब की आर्मी, बंगाल की आर्मी हार गई और बंगाल एक तरीके से किसके हाथ में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया, उनकी टेरिटरी हो गई। सिराज को कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया बाद में, और उसको मार दिया गया, खत्म काम उसका। सिराज चले टाटा बाय बाय सी यू। अब इस वॉर का जो ये वॉर हुआ 1757 में, इसका क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है आज में? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसी वॉर का है आज तक। क्यों भाई? मीर जाफर जो है ना, गेव लार्ज सम ऑफ मनी एंड जमींदारी ऑफ 24 परगना। मतलब अभी मीर जाफर जो मिलिट्री कमांडर था, इसने क्या किया था, ये तो चला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड मिलके, तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले इसको बंगाल का नवाब बनाया, है ना, और उससे क्या प्रॉमिस करवा लिया कि भाई देखो यार तुम हमें पैसा वैसा दोगे, तो पैसा वैसा बंगाल का नवाब जो ये मीर जाफर बनता है ये देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो 24 परगना नाम का जो वो एरिया है, जिला है आजकल, उसकी जो जमींदारी यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन के जो अधिकार थे वो दे दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी माला माल, मौज मौज। इससे क्या होगा, ब्रिटिश मिलिट्री की सुप्रीमेसी भी इस्टेब्लिश हो जाएगी इंडिया में कि भाई एक इंडिया की इतनी बड़ी स्टेट हार गई। अब आगे देखते हैं लोग। कलकत्ता के ऊपर जो कलकत्ता था, है ना, वैसे मैं आपको एक बात बता दूंगा, कलकत्ता पे सिराजुद्दौला ने जब कब्जा कर लिया था अंग्रेजों से, तो उसका नाम अलीनगर रख दिया था, है ना। तो एक अलीनगर की कोई ट्रीटी भी होती है ना, ठीक है। सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश ओवर कलकत्ता रिकग्नाइज। अब कलकत्ता के ऊपर किसका सोवरेनिटी हो गया, संप्रभुता हो गई, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई। अब नवाब का कलकत्ता से कोई लेन देन नहीं। स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी जगह से हम लोग बोलते हैं कि भाई ब्रिटिश रूल इंडिया में स्टार्ट हो गया। फिर क्या, अब जो ये मीर जाफर है ये क्या करता है, क्योंकि ये तो पपेट नवाब है, इसको चाहिए पावर। तो जो दूसरी एक और यूरोपियन कंपनी होती है जिसको हम फ्रेंच, एक तो फ्रेंच है, एक डच है, एक डेन्स है ना, ऐसी और भी कंपनियां थी वहाँ पे, है ना। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको बनाया, बिठाया, नवाब बनाया, पर वो उतने से खुश नहीं था कि पपट नवाब की तरह मुझे रख रहे हैं, सारी पावर अपने पास रखे हुए हैं, है ना, और सारा रिवेन्यू ले जा रहे हैं हमसे।
उनने क्या करा, एक साजिश करने की सोची। और जो ये डच थे, डच, उनके साथ मिलकर कुछ एक षड्यंत्र रचने की सोची, पर अंग्रेजों को पता चल जाएगा, है ना, और डच लोग हार जाएंगे, डच लोगों को हरा दिया जाएगा अंग्रेजों द्वारा, है ना। और उसके बाद एक नया बंदा है जिसका नाम है मीर कासिम। तो मीर कासिम, ये जो मीर कासिम है, इसको नया नवाब बनाया जाएगा, है ना, 1759 1760s, है ना, उसके अंत और शुरुआत में, है ना, उसको बनाया जाएगा। कंपनी टू गेट हाफ शेयर ऑफ चूनम ट्रेड इन सिलहेट। अब जो ये चूनम का ट्रेड होता है ना, इसमें कंपनी का शेयर लगभग आधा दे दिया जाता है, 5 लाख टुवर्ड्स फाइनेंशियल कंपनी वॉर इन साउथ इंडिया। मतलब अब तो कंपनी ये कहने लगी कि बंगाल का जो नवाब है, बंगाल के रेवेन्यू से हम 5 लाख रुपए हर साल लेंगे। क्यों लेंगे भाई? क्योंकि हमें साउथ इंडिया में वॉर करना है और उस वॉर के लिए हमें पैसा चाहिए। ये देखिए किस तरीके की मनमानी कर रहे हैं ये लोग। ये जो बर्धमान नाम की जगह है आजकल, जिसको हम बर्धमान बोलते हैं, बर्धमान, मिदनापुर और चितगांव, है ना, चटगांव जिसको आजकल बोलते हैं, ये दे दी गई कंपनी के हाथ में। ठीक है, ये कंपनी के हाथ में दे दी गई। कंपनी का जो फ्रेंड है वो कासिम का फ्रेंड, यानी कंपनी का जो एनिमी है वो कासिम का एनिमी, और इसका उल्टा माना गया, है ना, वाइस वर्सा माना गया। जो कंपनी का मित्र वो बंगाल के नवाब का मित्र, जो बंगाल के नवाब का मित्र वो कंपनी का मित्र, ऐसा कुछ बोला गया। अब क्योंकि मीर कासिम अंग्रेजों की टैक्टिक्स को जानता था, उनने सबसे पहले अपने आप को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करने के लिए कैपिटल ऑफ बंगाल, जो कि मुर्शिदाबाद में होती थी, कैपिटल ऑफ बंगाल मुर्शिदाबाद में हुआ करती थी, उससे क्या करा, सबसे पहले वहाँ से हटा के बिहार का जो एरिया है जहाँ मुंगेर जिला पड़ता है, मुंगेर, वहाँ शिफ्ट कर ली। अब मुंगेर और कोलकाता के बीच में 400 किलोमीटर का डिफरेंस है। 400 किलोमीटर के डिफरेंस से क्या होगा, वो उसके प्रभाव से दूर रह पाएगा। पहले क्या था कि मुर्शिदाबाद और कलकत्ता में लगभग ये 150-200 किलोमीटर था, है ना, तो बार बार वो लोग इंटरफेयर करते रहते थे, है ना, तो जाफर सही से काम नहीं कर पाता था। ऐसा मीर कासिम वहीं कोर्ट में ही था वो भी, तो वो समझ गया तो उनने ये अपनाया। और फिर इनने क्या करना शुरू कर दिया, फ्रेंच जो कंपनी होती है उसके साथ भी थोड़ा बहुत अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना स्टार्ट कर दिया इनने, है ना। ये जान गया था कि ज़्यादा समय तक ये अंग्रेज मुझे सही से काम करने देंगे नहीं, इससे अच्छा उसने अपने यहाँ पे दूसरों से मत लेनी शुरू कर दी, है ना। अब मीर कासिम ने कौन कौन से स्टेप लिए, तो पहली बात तो यही था कि भाई उनने मुंगेर में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद से। फिर क्या करा, रिकॉग्नाइज ब्यूरोक्रेसी एंड एनहांस स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ आर्मी। देखिए ब्यूरोक्रेसी को बढ़िया से रिकॉग्नाइज करेगा, मतलब उसको मॉडर्नाइज करने का काम करेगा, स्किल्स को एनहांस करेगा उसके, है ना। आर्मी में डिसिप्लिन लाने की, है ना, यूरोपियंस लाइन पे, फ्रेंच से मदद लेगा, है ना। अब एक बैटल ऑफ बक्सर होगी 1764 में, है ना। अब इसमें क्या होगा, बैटल ऑफ बक्सर में 2 साइड होंगी, 2 पार्टीज। पहली पार्टी है ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस दूसरी पार्टी है नवाब ऑफ बंगाल प्लस एम्परर ऑफ इंडिया शाह आलम सेकंड प्लस नवाब ऑफ अवध, ठीक, शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध। ये तीनों क्या करेंगे, एक साथ आएंगे, कहेंगे हटाते हैं यार अंग्रेजी रूल को, ख़त्म करते हैं इनको इंडिया से। अब ये लोग लड़ाई करेंगे बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। कहाँ पे, बिहार में है एक्चुअली में, है ना। उससे पहले थोड़ी बहुत गतिविधियाँ क्या होती है वो देखते हैं ना। कासिम बिलीव्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंपनी। भाई कासिम जान गया था कि कंपनी धीरे धीरे करके अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाएगी और हमें लूटना स्टार्ट करेगी, बहुत सारे, है ना। फिर उसी वक्त दस्तक जो दिए गए थे पास था, इसका भी मिसयूज हो रहा था, है ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, है ना। कासिम डिसाइडेड टू अबोलिश ड्यूटी। कासिम ने क्या करा, जो
भारतीय व्यापारियों पर जो ड्यूटी लगती थी, टैक्स एक तरीके से, वो ख़त्म कर दिया। इससे क्या हुआ, यूरोपियन व्यापारी और भारतीय व्यापारी दोनों लेवल पे आ गए, एक लेवल पे आ गए। अब अंग्रेज इससे गुस्सा हो गए। ब्रिटिश प्रोटेस्टेड फॉर हैविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब उनको जो पहले प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा था वो नहीं मिल पा रहा है दस्तक। अब जब कासिम ने डिसाइड किया कि हम ड्यूटी सबके लिए हटा दें, तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में फ़ायदा नहीं हो पा रहा है उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी गुस्सा हो गई। अब क्या होगा, कन्फेडरेसी ऑफ कासिम, अवध ऑफ नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, ये तीनों लोग मिलेंगे और एक बैटल, अब मिलके तीनों साजिश करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ कि उनको भगाते हैं। बैटल ऑफ बक्सर करते हैं। अब बैटल ऑफ बक्सर में एक बंदा है जिसका नाम है हेक्टर मुनरो। ये क्या करता है, यही लीडर है ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का, है ना। ये तीनों को हरा देगा, मुगल को, अवध को और मीर कासिम को। बंगाल हार गया, दिखावे के रूप में जो मुगल गवर्नर था वो भी हार गया और अवध का नवाब भी हार गया। अब क्या हुआ कि अंग्रेज लोग पहले बंगाल, जो कि ईस्ट इंडिया में पड़ता था, इंडिया के ईस्टर्न पोर्शन में था, वो तो कब्जा चुके थे। अब इससे उन्होंने नॉर्थ में भी कब्जा कर लिया, इतने बड़ा एरिया उनके अंदर कब्जे में आ गया। अब मीर कासिम को दोबारा नवाब से हटा दिया जाएगा, जो पिछला मीर जाफर था उसको दोबारा से नवाब बना दिया जाएगा। मीर जाफर को एक बार और नवाब बनाया जाएगा। मिदनापुर, बर्धमान और चितगांव टू इंग्लिश फॉर मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, मतलब ये दे दी जाएंगी इंग्लिश को, है ना। ड्यूटी फ्री ट्रेड मिल जाएगी ब्रिटिश को बंगाल में। सिर्फ 2% ड्यूटी लगती थी उनको सॉल्ट के व्यापार पे, नमक के व्यापार पे, है ना। बाकी कोई ड्यूटी नहीं थी उनके लिए। अब एक क्या होगा कि एक नई ट्रीटी होगी, क्योंकि वॉर हुआ है, उसके बाद एक ट्रीटी होगी, है ना। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगी और ट्रीटी ऑफ कारा साइन होती है। ये 2 ट्रीटीज़ हैं और ये 2 ट्रीटीज़ कब कब साइन हो रही है, तो पहली ट्रीटी जो है 1765 में हो रही है और दूसरी भी इसी साल में हो रही है। ये ट्रीटी साइन करने के लिए एक बंदे को बुलाया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। क्योंकि वो नेगोशिएशंस में काफ़ी हार्ड बंदा होता है, इसीलिए उसकी स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है, तो उसको बुलाते हैं, ना। उसको बुलाएंगे, फिर क्या करेंगे, ट्रीटी। शाह आलम सेकंड जो है ना, जो कि एक प्रतीकात्मक रूप से ही नवाब था, उसको क्या करेगा, इलाहाबाद और कारा नाम की जगह होती है, वो उसको दे दिया जाएगा। किसके द्वारा, इलाहाबाद और कारा पे हक था नवाब ऑफ अवध का। भाई उससे बोलेगा तू भाई अब दे दे, तू हार गया है। अब दिखाने के लिए सही 26 लाख की पेंशन दी जानी थी किसको, शाह आलम सेकंड को, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, कि भाई तू दिखाने के लिए सही इंडिया का नवाब है ना, और आराम से जा इलाहाबाद और कारा में रह, है ना। वहाँ से थोड़ा बहुत रेवेन्यू होगा तो ले लियो, बाकी 26 लाख रुपए पेंशन हम तुमको देते रहेंगे एनुअली, ठीक, ओके। कंपनी ने उसको भी कठपुतली एक तरीके से बना लिया था, है ना। और एक फरमान आया, किस चीज़ का फरमान भाई, तो ये फरमान है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये फरमान है। शाह आलम सेकंड से बोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि हम तुमको इलाहाबाद दे रहे हैं, कारा दे रहे हैं और नवाब बना रहे हैं इंडिया का, हारने के बावजूद कुछ तो देना होगा ना। तो उनने एक फरमान इशू करवाया अंग्रेजों ने मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड से कि भाई तू बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी जो दीवानी राइट्स होते हैं, मतलब रिवेन्यू कलेक्शन के जो अधिकार होते हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दो। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फायदा होगा। अवध मेड अ बफर स्टेट, अवध को एक बफर स्टेट बना दिया गया। किसके खिलाफ में, अफगान के, मराठा के, है ना, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के एरिया पे अटैक डायरेक्टली अफगान लोग और मराठा लोग ना कर पाए, क्योंकि ये बड़ी पावर थी उस वक्त, है ना। और अंग्रेजों को डर लगता था थोड़ा बहुत कि भाई हमें अपने एरिया को बचाना है, तो बीच में एक ऐसा स्टेट खड़ा कर दिया जाए जो खुद निपट ले उनसे।
नवाब एज ए फ्रेंड ऑफ कंपनी डुअल गवर्नर्स इन बंगाल। अब देखो नवाब जो था ना बंगाल का, अब वो कंपनी का गुलाम हो गया, एक तरीके से फ्रेंड का गुलाम ही हो गया है ना, कठपुतली टाइप पहले से था ही। और साथ ही साथ बंगाल में डुअल गवर्नमेंट आई है ना। डुअल गवर्नमेंट मतलब एक होता है दीवानी राइट्स और एक होता है निजामत राइट्स, है ना। तो दीवानी राइट्स तो किसके पास रहे? दीवानी राइट्स रहे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे ना, बंगाल बिहार उड़ीसा की। निजामत जो राइट थे वो बंगाल के नवाब के पास रहे थे। और निजामत राइट मतलब भाई वहाँ के फौजदारी कानून और बाकी सब चीज़ों को, गवर्नेंस को मेंटेन करना, इसमें लगता है पैसा। अब पैसा हाथ में है किसके? पैसा हाथ में है बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पास है पैसा। तो ये अपना काम सही से कर ही नहीं पाएंगे विदाउट पैसे के, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ रही है विदाउट रेवेन्यू। तो डुअल गवर्नेंस से बड़ी एक तरीके से अफरा तफरी बेकार हालत हो जाएगी बंगाल की, है ना। लूट खसोट खूब तगड़ी बढ़ेगी यहाँ पे, है ना। फैमाइन आएंगे वहाँ पे बहुत सारे। और ये किया किसने था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था, है ना। डुअल गवर्नेंस रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था। ये रॉबर्ट क्लाइव, इसी ने इंट्रोड्यूस किया था डुअल गवर्नेंस को। बाद में इसको ख़त्म कर देता है कौन? तो वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है वॉरेन हेस्टिंग, वो उसको ख़त्म कर देगा ना। दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार है। निजामत मतलब पुलिस और जुडिशरी के जो अधिकार होते हैं वो अंडर ब्रिटिश, है ना। निजामत वाया राइट्स टू नॉमिनेट, है ना। डिप्टी गवर्नर को रखते थे वो लोग, एक नवाब, है ना। डिप्टी नवाब जिसे बोल सकते हो एक तरीके से, है ना, या सूबेदार भी बोल सकते हो, है ना। वो निजामत अधिकारों को देखता था, पर एक्चुअली में थे तो सब कठपुतली ही। दोनों अधिकार एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही ले रही है, निजामत वाले भी दीवानी वाले ही। क्योंकि भाई जो निजामत अधिकारों को लागू करवाएगा उसको अपॉइंट भी अंग्रेज ही कर रहे हैं। अब देखो अगली चीज़ ये होगी कि इसकी वजह से ना, डुअल गवर्नेंस की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत तगड़ा फेलियर आएगा, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं वो दस्तक, पास और प्रिविलेज का इतना तगड़ा पर्सनल ट्रेड के लिए खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि कंपनी खुद लॉस में चली जाएगी, पर उसके जो एम्प्लॉयज है वो मालामाल हो जाएंगे, मालामाल। इसकी वजह से 1772 में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। डुअल गवर्नेंस को वॉरेन हेस्टिंग द्वारा ख़त्म कर दिया जाएगा, है ना। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट इसी को, ये जो दुरुपयोग हो रहा है ना, इसको ख़त्म करने के लिए, पर्सनल ट्रेड को ख़त्म करने के लिए, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई उधार लेने की नौबत आ गई थी उस वक्त। और जबकि इतना पैसा मार रहे हैं ये लोग बंगाल से, पर जो कंपनी के जो घूसखोर लोग हैं ना उनको फ़ायदा हो रहा था। तो आज के वीडियो में हमने बंगाल की कंडीशन को देखा, बैटल ऑफ प्लासी देखा, और हम ये किस तरीके से देख पाए कि इंडिया के एक बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद इन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपनी एक तरीके से सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर ली, और इंडिया मॉडर्न एज में चला जाता है एक तरीके से 1757 से, जब से ये कब्जा कर लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।